हाय गाइस, सो आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन की और डिटेल्स आ गई हैं। सीट्स तो कम आई ही आई हैं, लेकिन साथ में डेज भी अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचे हैं। सो whosoever is preparing for RBI grade B 2026, in this video I'm going to tell you that how you can plan for the next 45 days effectively। ठीक है, प्लानिंग रैंडमली तो कोई भी कर लेता है, इफेक्टिवली हम कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता सकता हूं, इस टाइम पे आपके लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा क्रूशियल है वो है डिसाइड। डिसाइड, आई रिपीट, क्या डिसाइड करना है। बहुत लोग आप में से अभी कंफ्यूज्ड होंगे कि कम सीट्स आई हैं तो क्या आरबीआई ग्रेड बी 2026 में अपीयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका डिसीजन है, आपको लेना है। इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो आप लेकिन डिसीजंस जल्दी लीजिए। यही मैं एक चीज आपको कहूंगा कि डिसीजन आप जितना डिले करेंगे, आप सिर्फ आरबीआई ग्रेड भी नहीं बल्कि जो आपकी ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी है आप उसको भी लूज करेंगे। तो डिसाइड कीजिए, और अगर आरबीआई ग्रेड भी देना है तो जल्दी उसकी तैयारी शुरू कीजिए, नहीं तो अपने ऑल्टरनेट प्लान पे शिफ्ट कीजिए। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लें। इस गाइड बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आरबीआई के पिछले 4-5 साल के डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको इसमें लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी जो आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब सबसे पहले एग्जाम टाइमलाइंस की थोड़ी ब्रीफली बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ कैन यू प्लान योर नेक्स्ट 45 डेज। देखिए, 28 अप्रैल है और 13 जून है। 13 जून को आपका फेज 1 है, तो मोटा मोटा मेरे पास यहाँ पे 45 डेज हैं। 45 डेज बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप में से बहुत सारे लोग तो वर्किंग होंगे। तो इस टाइम पे मेरा बस एक ही चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे फोकस करना है। फेज 1 पे फोकस करने का मतलब क्या है, मुझे क्यूआरई और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। दिस इज माय प्रायोरिटी 1। इवन प्रायोरिटी 1 से भी कुछ अगर आए है, यही मुझे करना है, क्यूआरई और करंट अफेयर्स। हाँ, अगर टाइम मिलता है, आप वर्किंग नहीं हो, आपके पास उसके बाद भी काफी ज्यादा टाइम बच रहा है, तो आप मैनेजमेंट पढ़ सकते हो, बट ओनली इफ यू हैव टाइम। यू शुड नॉट बी रीडिंग मैनेजमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इट। आई रिपीट, एट द कॉस्ट ऑफ क्यूआरई और करंट अफेयर्स आप मैनेजमेंट मत पढ़िए। मैं आपको आगे जाके सेक्शनल कट ऑफ्स और ओवरऑल कट ऑफ का भी थोड़ा आइडिया दूंगा, जो मुझे लगता है इस साल बढ़ेगी, तो हमें क्यूआरई और करंट अफेयर्स को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जैसे जैसे हम फेज 1 के नज़दीक आएंगे, हमें रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। हालांकि रिवीजन पे हमें यहाँ भी फोकस करना है अर्लियर पार्ट में, बट लेटर पार्ट में तो हमें रिवीजन पे पूरा ज़्यादा ही फोकस करना है। और जो टाइम मुझे फेज 1 और फेज 2 में मिलेगा, उसमें मुझे आंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल है। अगर किसी की आंसर राइटिंग ठीक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम भी करके आएगा, तब भी ही और शी कैन गेट थ्रू। जो भी मेरा एफएम का पार्ट बचा होगा या पूरा करना होगा, मुझे वो करना है। यहाँ पे भी मेरे पास अराउंड 40+ डेज हैं, विच इज डिसेंट नंबर ऑफ डेज आई वुड से। करंट अफेयर्स, अगर मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स अच्छे से कर लूंगा, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, कि मैं इन करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लूं। और ईएसआई मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईएसआई में करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। आई जस्ट नीड टू रीड सर्टन बेसिक फंडामेंटल्स, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये एक टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग हाई लेवल प्लान है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डीप में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिसीजन लेना है, और अगर डिसीजन ले लिया कि आरबीआई की तैयारी करनी है, देन कट दी नॉइस। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉइस फैलेगी कि भैया सीट्स कम आई हैं, अब क्या किया जाना चाहिए, क्या अगले साल सीट्स यहीं आएंगी या ज़्यादा आएंगी, क्या ग्रेड ए आएगा या नहीं आएगा। इस तरह के बहुत सारे चैट्स, वीडियोस, पोस्ट डाले जाएंगे, बट दी पॉइंट इज के 100% क्लैरिटी आपको आज की डेट में नहीं कोई दे सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि नेक्स्ट 45 डेज में आप क्या करना चाहते हैं। सो कट दी नॉइस, फोकस ऑन फेज 1, दैट इज समथिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और ये बहुत क्रूशियल होना है इस बार, क्योंकि सीट्स कम आई हैं। टाइम जो आपको अपना डिवाइड करना है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप क्वांट और रीजनिंग को 1 घंटा दीजिए, जिसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू एमसीक्यूज कर लेंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स को मुझे लग रहा है आपको 1.5 आवर देना पड़ेगा, रेदर 2.5 आवर देना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है।
तो ये आपका टोटल 3.5 आवर हो गया। उसके बाद जो भी टाइम बचता है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन को हल्के में मत लीजिए। जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे उतना ही जल्दी जल्दी भूलेंगे भी। मैंने बहुत बार देखा है कि 2 हफ्ते के बाद हम 50-60% चीज़ें तो भूल ही चुके होते हैं। तो रिवीजन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे टाइम दीजिए, सो दैट वॉट एवर यू आर रीडिंग यू आर एब्जॉर्बिंग इट, यू आर एबल टू रिकॉल इट। ठीक है, तो इस तरह से मुझे टाइम डिवाइड करना है। 1 घंटा क्वांट रीजनिंग को, 2.5 घंटे करंट अफेयर्स, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचेगा हम उसको रिवीजन में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? रिवीजन में लगाएंगे। अब सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि क्वांट, रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये मेरे P1 है इस टाइम पे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्शनल कट ऑफ इस साल 35% जाएगी सारे सेक्शंस में। 35% मतलब जीए में मेरा सेक्शनल कट ऑफ 27, रीजनिंग में 21, क्वांट एंड इंग्लिश में 10.5। 35% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स अलॉटेड टू दैट सेक्शन। तो जब भी सीट्स कम होती हैं, हमने देखा है सेक्शनल कट ऑफ ऊपर जाता है, और ये सेक्शनल कट ऑफ अगर जाता है तो हमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी सेक्शनल कट ऑफ को अचीव करने के लिए। खास करके क्वांट और इंग्लिश में मैंने देखा है कि एक एक नंबर, सॉरी क्वांट में, इंग्लिश में नहीं, क्वांट में एक एक नंबर भारी हो जाता है। तो अगर सेक्शनल कट ऑफ 9 से 10.5 जाती है, इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ एफर्ट टेकिंग टास्क फॉर यू टू अचीव दिस नंबर। और ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ बढ़ेगा तो ओवरऑल कट ऑफ भी बढ़ेगा ही मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि सीट्स कम आई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी 10+ मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए, एज्यूमिंग दी लेवल ऑफ पेपर इज सेम। वैसे ओवरऑल कट ऑफ आपका लेवल ऑफ पेपर पे ज़्यादा डिपेंड करता है रेदर देन नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं एज्यूम करता हूँ कि लेवल ऑफ पेपर सेम है, तो 10+ मार्क्स मुझे ज़्यादा टारगेट करने चाहिए टू हैव सम बफर, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है क्वांट और रीजनिंग में, जिसके बढ़ने से काफी लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने वीक एरियाज में जरूर मेहनत करें। अब क्वांट को कैसे प्रिपेयर करना है? क्वांट में जैसे मैंने बोला, 10 से 12 मैं टारगेट स्कोर बोलता हूं, तो अब 10 से 12 नहीं चलेगा भाई, इसको आप 11 से 13 ही लेके चलिए, क्योंकि 10.5 तो मुझे लग रहा है सेक्शनल कट ऑफ ही चला जाएगा, तो हमें कुछ बफर लेके भी चलना पड़ेगा। क्वांट में आप सारे टॉपिक्स मत कीजिएगा, ना तो आपके पास टाइम है और ना ही ज़रूरत है। एग्जाम में आपको अराउंड 14-15 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, उसके लिए आप ये टॉपिक्स कर लीजिए: टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डीआई वेरी इंपॉर्टेंट। डीआई में आपको कम से कम 2 सेट तो आते ही आते हैं, कई बार 3 सेट भी आते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको डीआई के ही देखने को मिलेंगे। बट डीआई भी आपकी अरिथमेटिक पे ही बेस्ड होती है, तो अगर आपका रेशो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छा है, तभी आप ये डीआई भी कर पाएंगे। और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। यू नीड टू गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में एक तो रीसेंट एग्जाम टाइप और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम में कैसा आने वाला है। दूसरा मुझे लगता है सेक्शनल टेस्ट में जो आपने चीज टेस्ट करनी है, एक तो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या आप जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार गो थ्रू कर पा रहे हो, या हैफेजर्ड मैनर में आसान क्वेश्चंस छोड़ दे रहे हो। दूसरा क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा अगर आप क्वेश्चंस को सही से सेलेक्ट करोगे, इजी क्वेश्चंस उठाओगे, टफ क्वेश्चंस को छोड़ोगे। गलत क्वेश्चंस को अगर उठा लिया तो विद इन मिनिमम टाइम उनको स्विच कर कर कहीं और चले जाओगे। ये सारी चीजें आपको सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ही टेस्ट करनी है और सीखनी है। और तीसरा भाई जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल कट ऑफ। तो आप जब भी कोई सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, देखिए कि क्या आप उसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। और वो सेक्शनल कट ऑफ के नंबर मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे आइडिया दे चुका हूँ, दैट दिस कैन बी दी पॉसिबल सेक्शनल कट ऑफ। इससे ज्यादा ही आपको टारगेट करना है। तो सेक्शनल टेस्ट जरूर देने हैं, वही आपको एक्चुअली एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर करेंगे। बाकी सब तो कुछ मैं बोलूंगा एक इनिशियल बेसिक्स या फंडामेंटल्स पे काम किया जाता है, बट एक्चुअल चीज सेक्शनल टेस्ट ही है जिसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना है। और ये किताब आप ले सकते हैं अरुण शर्मा की, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अरुण शर्मा में एटलीस्ट जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका दिमाग खुलेगा, और हाई लेवल के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आपको आते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स पे फोकस कीजिए।
पजल्स एग्जाम में करने मुश्किल हो जाते हैं, तो पजल्स को आप बाद में तैयार कीजिएगा, पहले मिसलेनियस टॉपिक्स को तैयार कीजिएगा, और एक बार आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हो जाते हैं देन यू कैन शिफ्ट ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ पजल्स। थोड़े इजी और मीडियोकर लेवल के पजल्स कर लीजिए, बहुत टफ लेवल के पजल्स तो एग्जाम में आपसे भी निकलने के कम चांसेस रहते हैं, बिकॉज प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, तो ये मेरे प्रायोरिटी टॉपिक्स होंगे: अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये क्रिटिकल रीजनिंग शुरू हो गया है, स्टेटमेंट कॉज ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, और ऊपर वाले भी हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स के अंडर हैं। तो इन टॉपिक्स पे अगेन मुझे 30-40 क्वेश्चंस ऑन ईच ऑफ दीज टॉपिक्स आई हैव टू प्रैक्टिस, और मुझे सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं रीजनिंग के भी, फॉर द सेम रीजन एज आई एक्सप्लेन्ड इन द क्वांट। और यहाँ पे मेरा टारगेट 22 से 25 मार्क्स होना चाहिए। 25 आई थिंक वुड गिव यू गुड बफर टू हेल्प यू सेल इन द एग्जामिनेशन। और पजल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इजी और मेडियोकर पजल्स एक बार तैयारी हो जाए तो कुछ दिन इजी और मेडियोकर पजल्स पे लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पजल्स इजी आ जाते हैं, तो उन पजल्स को भी आप सॉल्व कर पाएँ, इस लेवल की तैयारी आप करके जाइए। और ये रीजनिंग की किताबें हैं, एक आर एस अग्रवाल की किताब है, ठीक है, और एक अरुण शर्मा की किताब है लॉजिकल रीजनिंग की। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी बुक लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शनल टेस्ट देना मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन और सेक्शनल कट ऑफ आप क्या क्लियर कर पा रहे हैं नहीं, ये सारी चीज़ें आप सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ही सीखेंगे। जीए की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, बहुत क्रूशियल पार्ट है। सिर्फ फेज 1 में ही नहीं बल्कि फेज 2 में भी सेम करंट अफेयर्स रिपीट होंगे। सो इट्स ऑल दी मोर इम्पॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से करें। और अगर कोई एक सेक्शन है जो आपको ओवरऑल कट ऑफ हेल्प कर सकता है, ठीक है, पार करने में, तो वो करंट अफेयर्स ही है। तो इसमें आपका टारगेट स्कोर 35 या 35 प्लस होना चाहिए। एरियाज जो आपको पढ़ने हैं वो स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फिर फाइनेंस एंड ईएसआई करंट अफेयर्स, एआरडी करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए। देन मिसलेनियस करंट अफेयर्स लाइक रिपोर्ट्स, अवार्ड्स, एमओयूज, डिफेंस एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट। देन स्टैटिक जीए लास्ट ईयर आई थी, डैम्स, रिवर्स, माउंटेन्स, कंट्रीज एंड द कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लास्ट ईयर इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी आपको करना चाहिए। और फाइनेंस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो ऑटोमेटिकली आपके फेज 2 सिलेबस से पूरे हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग फेज 2 सिलेबस इस टाइम नहीं पूरा किए होंगे या पढ़ के नहीं जाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे उनको कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने चाहिए। तो ये कुछ एरियाज हैं, इनका वेटेज 2024 और 2025 में बिल्कुल डिफरेंट रहा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि 2026 में कौन सा एरिया ज़्यादा आएगा, कौन सा एरिया कम आएगा। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। आई कैन गिव यू एग्जांपल, आरबीआई नोटिफिकेशंस 2024 में 20 नंबर के आए, यहाँ सिर्फ 8 नंबर के आए। स्कीम्स 10 नंबर की आई, यहाँ सिर्फ 1 नंबर की आई। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या आएगा। आपको सारे एरियाज करने पड़ेंगे, और करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ने हैं वो आइडली 5 मंथ्स के पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से ये आपका 15 फेब से राइट अराउंड 10th जून आप पढ़ लीजिए। इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप मार्च, अप्रैल, मई इसको दीजिए टिल 10th ऑफ जून। फेब को आप लास्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, ठीक है। और अगर टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है कि सर 5 महीने के तो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, तो फिर आप 15 मार्च से 10th जून तक के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे कम तो नहीं चलेगा, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज जैसा मैंने बोला सीट्स कम है, टाइम भी कम है, तो कंपटीशन है, और टाइम कम है, तो हमारे पास ये भी नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ ही छोड़ दें। तो 15 मार्च से 10 जून के करंट अफेयर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, और अगर टाइम है तो आप 15 फेब से 10 जून तक कर लीजिए। अब जीए के जो सोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए अभी इन सोर्सेज से पढ़ना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पीआईबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। द हिंदू न्यूज़पेपर, आरबीआई वेबसाइट और बिजनेस स्टैंडर्ड। नंबर 1 पीआईबी, नंबर 2, इट्स नॉट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आई एम जस्ट लिस्टिंग द सोर्सेज इन सम ऑर्डरली मैनर। नंबर 3 आरबीआई वेबसाइट एंड नंबर 4 बिजनेस स्टैंडर्ड। ये 4 न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स पढ़नी है आपको, विच इज़ वेरी वेरी टफ एट दिस पॉइंट इन टाइम। टाइम कम है, और आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है, फिर फिल्टर भी करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, फिर अपने नोट्स भी बनाने हैं, फिर उन नोट्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, फिर उनको रिवाइज करना पड़ेगा। सो ये आई थिंक प्लान अभी नहीं चलेगा कि हम इन सोर्सेज से खुद से ही पढ़ लें।
व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट यू गो फॉर सम कंपाइल्ड सोर्सेज, जहाँ पे इन सोर्सेज से चीज़ों को फिल्टर कर कर आपको खुद ब खुद एक डॉक्यूमेंट में दे दिया जाए और आप वहाँ से पढ़ पाएँ। तो जिन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो एडुटैप के कोर्स में भी कंपाइल्ड मैगजीन्स हैं। अगर आपके पास हमारा कोर्स है तो हम एक ऑल इन वन बूस्टर देते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, साथ में आप मंथली एमसीक्यूज कर लीजिए। आई थिंक दिस इज लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग थिंग विच कैन गिव यू मैक्सिमम रिटर्न। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक ठाक टाइम है, मैं बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं पढ़ना चाहता जहां से मुझे कुछ भी रिस्क हो, मैं डिटेल में ही पढ़ना चाहता हूं, तो हमारे कोर्स में 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कीम स्टैप, रिपोर्ट स्टैप, आरबीआई न्यूज स्टैप एंड करंट ऐप। आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ है, ज़्यादा समझ आएगा यहाँ से, और यहाँ से ज़्यादा स्ट्राइक रेट भी रहेगा एग्जाम में। लेकिन बूस्टर का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। लास्ट ईयर 35 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व्ड अगर आपने बूस्टर पढ़ा था। बट यहाँ से स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है। यहाँ से अगर आप सारे रेगुलर टैप्स पढ़ के गए होते, लास्ट ईयर वी हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 40 आउट ऑफ 50। मैं दिखा देता हूँ। तो अगर आप हमारे कोर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप करंट अफेयर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये आरबीआई के करंट अफेयर्स का कोर्स है। तो यहाँ पे एक ऑल इन वन नीचे देखिए, आप नीचे ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर दिखेगा आपको। तो जैसे ये मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, और हर मंथ का एक एक बूस्टर है, ठीक है। तो ये देखिए, एक ही बूस्टर क्या है कि एक ही डॉक्यूमेंट में आपके जितने भी स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आरबीआई नोटिफिकेशन है, ईएसआई फाइनेंस करंट अफेयर्स हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में सबको कवर कर दिया गया है पर मंथ। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि बस सर एक डॉक्यूमेंट दे दो, ज़्यादा बड़ा ना हो, बस मैं वही पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप पर मंथ हमारा एक ऑल इन वन बूस्टर डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, जो हमारे गोल्ड और क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। इसमें अराउंड 120 पेजेस, 125 पेजेस पर मंथ रहेंगे ऑन एन एवरेज। जैसे मार्च के तो 109 ही हैं, पर कभी कभी 130, 135 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस महीने में कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। तो अब यहाँ पे फोकस कीजिए, इसको अच्छे से कीजिए, यहाँ से अच्छा खासा पेपर आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास टाइम है और मैं ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाली चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, तो हमारी ये रेगुलर टैब्स हैं, स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स टैब, आरबीआई टैब, न्यूज़ करंट टैब, जो हमारे पेड गोल्ड और क्रैश कोर्स में अवेलेबल है, आप इनको भी पढ़ के देख सकते हो। जो भी आपको लगता है कि ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी है, टाइम है, तो आप ऑल इन वन बूस्टर पढ़ लीजिए, अच्छे से समझना है तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। दोनों सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। लेकिन काफ़ी लोग इस टाइम पैनिक कर रहे हैं कि सर कैसे करेंगे, तो मैं यही बोलूंगा कि आप बूस्टर पढ़ लो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और साथ में मंथली एमसीक्यूज कर लो। मंथली एमसीक्यूज क्या है कि इन टैब्स के साथ हमने एमसीक्यूज भी दिए हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो ऑल इन वन बूस्टर हो गया, ठीक है। अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये टैब्स हैं, स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स टैब, करंट टैब, अगर आप राइट में देखेंगे। तो जैसे हम रिपोर्ट्स टैब में जाते हैं तो हमने यहाँ पे क्विज़ेस दिए हैं। क्विज रिपोर्ट्स टैब 16th टू 31st मार्च, क्विज रिपोर्ट्स टैब 1st टू 15th मार्च। तो आप बूस्टर पढ़ लीजिए, साथ में ये क्विज़ेस कर लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें आपकी बूस्टर के थ्रू रह जाएंगी, अच्छे से कवर नहीं होंगी, तो एटलीस्ट आप उन पे एमसीक्यूज कर लीजिए, उनकी भी कवरेज आप कर लेंगे, ठीक है जी। बाकी अब रिवीजन बहुत क्रूशियल है। मैंने पहले भी बोला था कि डेली, अगर आप मेरा शेड्यूल याद रखें, मैंने क्वांट रीजनिंग को 1 घंटा दिया था, फिर मैंने करंट अफेयर्स को 2.5 आवर्स दिए थे, और मैंने रिवीजन को 1 घंटा दिया था। तो रिवीजन हमें डेली करनी है करंट अफेयर्स की। और ओवरऑल भी जब हमें रिवीजन करनी है, हमें रिकॉल पे फोकस करना है, हमें उन्हीं पीडीएफ्स को दोबारा नहीं पढ़ना है। हमने पीडीएफ को बंद कर कर सिर्फ उसको इंडेक्स खोलकर हेडिंग्स पढ़ना है, और हेडिंग्स पढ़कर हमें जो भी याद है हमें उसको स्क्रिबल करना है। इससे क्या होता है कि हमारे मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो कलेक्ट होकर उस न्यूज़ से रिलेटेड वी आर एबल टू रिकॉल इट, और क्योंकि दिमाग पे जोर पड़ता है देन वी आर एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो रिकॉल करना है। रिकॉल करने का मतलब न्यूज़ का जो भी हेडिंग पढ़कर ट्राई टू थिंक बाय योर सेल्फ कि आपने क्या पढ़ा था, इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग दी लाइंस सिंपली अंडर दैट न्यूज़। वो बार बार पढ़कर उतना इफेक्टिव रिवीजन नहीं होगा जितना खुद से रिकॉल करके होगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आई थिंक 10 इज द मैजिक नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दैट यू शुड बी गिविंग। मॉक टेस्ट में अगेन सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दूसरा, टाइम मैनेजमेंट के अलावा क्या इंपॉर्टेंट होता है? टाइम मैनेजमेंट के अलावा दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिलेक्शन। वही चीज है जो मैंने आपको सेक्शनल टेस्ट में बताई थी। ठीक है, एंजाइटी मैनेजमेंट भी एक पार्ट है जो हमें मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीखना होगा कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गया, हम कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे अपने एंजाइटी के ऊपर कंट्रोल लगाएंगे, कैसे अपने आप को समझाएंगे कि पेपर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। ये सारी चीज़ें हमें मॉक टेस्ट ही सिखाएगा। और मॉक टेस्ट में हमें अपने एरर्स को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एरर्स मेरे सिली एरर्स हैं? काफ़ी बार हम क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन को सही से नहीं पढ़ते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर कई एरर मेरे मेमोरी एरर होते हैं कि मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भैया कैसे याद आएगा? उसके लिए यू नीड टू मेक अ प्लान, यू नीड टू रिवाइज थिंग्स। और तीसरे जो एरर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्चुअल एरर्स। ठीक है, मैंने पढ़ा था लेकिन अब मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना नहीं आ रहा, या कॉन्सेप्ट में गलत अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने जब भी मॉक टेस्ट देना है, अपने एरर्स को इन तीन चीज़ों में कैटेगराइज करना है। और पहले दो टाइप के एरर तो ऑलमोस्ट 0% होने चाहिए एट दिस लेवल ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे आप स्ट्रगल कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, वहाँ जहाँ कुछ नहीं हो सकता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले दो टाइप के एरर्स को आपने अच्छे से इंप्रूव करना है। और मिस्टेक लॉग बनाइए जहाँ पे आप डालते रहिए कि मैं कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, किन किन क्वेश्चंस में कर रहा हूँ। और एंड में एग्जाम से 2-3 दिन पहले अपने मिस्टेक लॉग को अच्छे से एक बार दोबारा से देखिए, कॉन्शियस हुई कि मैं ऐसी मिस्टेक्स कर रहा हूँ और आगे मैं ऐसी मिस्टेक्स नहीं करूँ। ठीक है, और बाकी हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको अपने कोर्स में दिखा देता हूँ। तो अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में जाएंगे जो कि ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो हमारी फेज़ 1 की लाइव क्लासेस और फेज़ 2 की, इनफैक्ट फाइनेंस की भी लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि हमने पूरा डे वाइज शेड्यूल डाल दिया है। डेली आपकी फेज़ 1 की 2 क्लास होंगी, ये आपकी 30 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। एक सुबह 6:30 से 9 होगी क्वांट की, फिर क्वांट खत्म हो जाएगा तो इसी स्लॉट में रीजनिंग की और फिर इंग्लिश की। ठीक है, और शाम को 6 से 9 आपकी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू होगी, जिसमें हम आपको आरबीआई न्यूज़ टैब भी करवाएंगे, मतलब आरबीआई का नोटिफिकेशन भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी कराएंगे। ठीक है जी, ईएसआई और फाइनेंस के करंट अफेयर्स भी कराएंगे, स्टैटिक जीए भी कराएंगे। सारा कुछ इन लाइव क्लासेस में करवाया जाएगा और थ्रू इन्फोग्राफिक्स करवाया जाएगा। ठीक है, हम आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाएंगे, इन्फोग्राफिक्स से पढ़ाएंगे और फिर कुछ एमसीक्यूज भी करवाएंगे। सो ये लाइव क्लासेस 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। सुबह स्लॉट होगा क्वांट का और शाम को स्लॉट होगा करंट अफेयर्स का। पूरा डिटेल शेड्यूल डाल चुके हैं, अभी ये शेड्यूल हमारा 16 जून तक जा रहा है, बट वी हैव टू रेक्टिफाई दिस। हम इसको रेक्टिफाई कर कर अराउंड आई थिंक 9-10 जून के करीब ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 13 जून को तो आपका पेपर ही है। ये शेड्यूल हमने बनाया था जूमिंग के यार, पेपर शायद आपका थोड़ा डिले हो सकता है तो उसको थोड़ा स्पेस आउट करते हैं ताकि चीज़ें आराम आराम से की जाएं। सो आई टेक योर लीव नाउ। ठीक है, बाकी जैसा मैंने आपको बताया, लाइव क्रैश कोर्स इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। इस पे अभी 80% डिस्काउंट चल रहा है जी, एंड वी आर giving 80% discount through this coupon code RBA80 to avail this 80% discount. Classes start on 30th of April. So thank you, have a nice day, bye bye.